Hi friends, how are you? Welcome in this channel, and today we are going to discuss fourth topic of electrochemistry, that is last topic. And in this topic we discuss cell and batteries and corrosion. Why this topic is important? Because in this topic we discuss the applications of entire electrochemistry chapter. So what is cell? Very simple. Cell is device which can convert chemical energy into electrical energy और वाइस वर्सा. वापस रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा उसको, सेल को. तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. इस बिहाफ पर हम आगे जाकर सेल के दो पार्ट करेंगे, बट सेल की डेफिनेशन ये होगी. व्हाट इज बैटरी? कई के दिमाग में आता है सेल, कभी सर सेल बोलते हैं, कभी सर बैटरी बोलते हैं, कभी बुक में सेल लिखा होता है, कभी बैटरी लिखा होता है. तो बैटरी is an arrangement of two or more than two electrochemical cells that can be used as a source of constant direct current DC. This is definition of battery. एक बैटरी की क्या क्या खासियत होनी चाहिए आप खुद सोचो. लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, that can be easily transported. नंबर 2, उसका जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएशन में नहीं आना चाहिए, इन ड्यूरेशन ऑफ यूज बार बार अप डाउन नहीं होना चाहिए, और बैटरी की जो लाइफ है वो लॉन्ग होनी चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स. अब बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इस बेस पर हम बैटरीज को और सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स. प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. प्राइमरी सेल्स वो हो गई जिसमें जो सेल रिएक्शन है बैटरी में वो इरिवर्सिबल है, यानी वो सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है. इट मीन्स दीज काइंड ऑफ सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल और वी कांट रीयूज दिस काइंड ऑफ सेल्स. डिस्चार्ज होने पर हमको उसको फेंकना पड़ेगा. तो इस तरह के सेल हम टॉर्च में यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, दीवार घड़ी में, वॉल वॉच में यूज करते हैं, जो हम यूज एंड थ्रो करते हैं. दे ऑल आर प्राइमरी सेल्स. In this chapter, we are going to discuss two primary cells. First is dry cell and second is mercury cell. Then, second type, secondary cells. अब आप जब प्राइमरी समझ गए तो सेकेंडरी समझ गए होंगे. सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जिनकी सेल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है. इट मीन्स दे कैन बी रिचार्जेबल, दे कैन बी रीयूज्ड, अगेन रीयूज. कुछ लाइफ इनकी भी होती है, लेकिन जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम उनको चार्ज कर सकते हैं. जैसे मोबाइल की बैटरी. क्या होता है मोबाइल की बैटरी में? हम जब यूज करते हैं तो एक डायरेक्शन में सेल रिएक्शन चल रही है. क्या चल रही है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब साहब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम क्या करते हैं? चार्जर से कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग बैटरी ऑफ आवर मोबाइल और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है केमिकल एनर्जी में. दो सेकेंडरी सेल आपके कोर्स में, एक तो है लेड स्टोरेज सेल, पीबी स्टोरेज सेल, दूसरा है आपका निकल कैडमियम सेल. इन दोनों सेल्स की या उन प्राइमरी के दोनों सेल्स की कौन कौन से हो गए? हमारे 4 सेल हमको पढ़ना है. ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल. इन सब की केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती है, इनके यूजेस पूछे जाते हैं. 1.5 मार्क के क्वेश्चन, कभी कभी केमिकल रिएक्शन आती है तो 3 मार्क्स में भी आ जाती है. तो बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट केमिस्ट्री, तो वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू लर्न दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट सेल डिस्कस कर रहे हैं, ड्राई सेल. आपको हर सेल में ये बताया जाएगा कि सेल रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट. बोर्ड में सेल रिएक्शंस पूछे जाते हैं, लेकिन सेल रिएक्शंस याद कैसे रहेगी? जब आप कुछ बेसिक चीजें सेल्स के बारे में ध्यान रखोगे. नंबर 1, सेल प्राइमरी है या सेकेंडरी? तो हम ड्राई सेल का एग्जांपल ले रहे हैं. तो ड्राई सेल में फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? इट इज प्राइमरी सेल. सेल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, केवल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. दूसरा, आपको सेल का स्ट्रक्चर में ध्यान में रखना है. स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है? एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है. ये 3 चीजें अगर आपको याद रही तभी तो आपको सेल रिएक्शन से याद रहेगी. क्योंकि हमको पहले से ही पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा.
और इलेक्ट्रोलाइट वो मीडियम है जो कि रिएक्शन को करवाता है। तो अगर ये तीन चीजें आपको याद रह गई तो आपको सेल रिएक्शन हमेशा याद रहेगी, अदरवाइज आप रटोगे और एग्जाम में उल्टा सीधा लिखोगे। तो आइए पहले हम ड्राई सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ड्राई सेल का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, इसमें एक जिंक का पॉट होता है जो एनोड के फॉर्म में काम आता है। तो यहां पर एनोड किसका है? जिंक का। अब इस पॉट में, जिंक के इस डिब्बे में देखो ग्रेफाइट का कैथोड बना हुआ है जो अंदर तक गया हुआ है ग्रेफाइट का। इसके चारों तरफ और देखो ये MnO2 और कार्बन का पाउडर भी रख रखा है ये बच्चों। तो ये तो हमारा पूरा कैथोड का काम करता है बच्चों, MnO2 वाला पार्ट। तो मेन इसमें MnO2 ही आपका कैथोड का रोल प्ले करेगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वही अपना कैथोड होगा। हर सेल में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सेल में कौन है बच्चों? पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। तो इसमें मेनली NH4Cl हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में फ्रॉम एनोड टू कैथोड में हेल्प करेगा। ZnCl2 का क्या यूज है अभी मैं रिएक्शन में बताऊंगा। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना। देखो बच्चों, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है एनोड पर बहुत सिंपल है। जिंक हमारा एनोड है और जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर जिंक का। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, और कैथोड पर कौन है? MnO2, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NH4Cl। ZnCl2 का भी यूज बताऊंगा मैं आपको। अब हो क्या रहा है, MnO2 में जो मैग्नीज है वो +4 ऑक्सीडेशन में है। आप X वाले मेथड से निकाल सकते हैं। MnO2 NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से MnOOH में कन्वर्ट होता है, जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन +3 है। कैसे? X O का -2 और OH का -1, और अमोनिया गैस भी रिलीज हुई है। हो क्या रहा है कैथोड पर? Mn4 प्लस के 2 आयंस एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इनटू 2 आयंस ऑफ Mn3 प्लस। तो रिडक्शन तो इसी का हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन रही है आप खुद देखिए। एनोड और कैथोड की आप सम कीजिए। एनोड पे Zn और कैथोड पे MnO2 NH4 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो Zn MnO2 NH4 प्लस हमारे रिएक्टेंट हो गए Zn 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस। प्रोडक्ट में कौन है? Zn2 प्लस MnOOH और अमोनिया। तो प्रोडक्ट में कौन हो गए? Zn2 प्लस 2 MnOH और अमोनिया गैस बनी। और इसका जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है? 1.2 से 1.5 वोल्ट। थोड़ा सा और डिटेल में रिएक्शन को समझते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे आपको इस रिएक्शन में डाउट है। मुझे पता है NH4 प्लस को क्यों लेना पड़ा जब इलेक्ट्रॉन Mn4 प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। अमोनिया गैस बनी तो क्यों बनी? गैस सेल से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? तो इन सब का जवाब मैं अगली क्लिप में दे रहा हूँ, में देखना। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है फर्स्ट MnO2, और दूसरा MnO2 दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं बच्चों? एनोड से। देखो Mn4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, Mn3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी सेम Mn4 प्लस Mn3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। क्या फायदा हुआ, कैसे हुआ? अब ध्यान से देखना। MnO2 में Mn+4 में है, और साथ में 2 आयन हैं हमारे पास O-2 के। गॉट इट? अब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ रिएक्शन का, साथ साथ में आपको समझ में आएगा NH4 प्लस। ये जो मैंने R1 R2 लिखे ये सब रिएक्टेंट नंबर 1 रिएक्टेंट नंबर 2 के लिए लिखे। NH4 प्लस क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा। MnO2 से 2 जो ऑक्साइड आयन थे O-2 में से एक निकला बाहर। O-2 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिए। क्या बन गया बच्चों? OH-। समझ गए? इसका एक O-2 और NH4 प्लस का एक H प्लस, दोनों आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? OH-। ठीक ऐसा ही नीचे हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में। तो कितने OH- बन गए बच्चों? वी हैव 2 OH-। तो हमारा MnO2 इस OH- को कंबाइन करके किस में चेंज हो रहा है? देखो बच्चों, MnOOH- में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया इसका? +3। राइट बच्चों, 2 हमको मिल गए। अब NH4 प्लस H प्लस बाहर निकाल कर रिलीज करके खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH3 में।
दूसरा भी NH4+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 में। तो ये दोनों अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल हर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर बन रहे हैं, तब तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं। उसका इलाज करने के लिए, उसका करेक्शन करने के लिए ZnCl2 हमने NH4Cl के साथ में मिक्स करा। ZnCl2 क्या करता है, दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ में एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देता है, ZnNH3(Cl2). डाई अमीनो डाइक्लोराइडो जिंक एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, जिसकी डिटेल और हम एक चैप्टर में करेंगे। तो ये बच्चों ओवरऑल इसकी रिएक्शन है। तब आपको इजीली याद हो जाएगी कि MnO2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, NH4+ के भी 2 मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट में, और साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड ये अपना सेकेंड। प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, MnOH के 2 मॉलिक्यूल बने, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बने, बस दैट्स ऑल। और अमोनिया का क्वेश्चन पूछे या ये पूछे ZnCl2 का क्यों यूज़ कर रहे हैं इसमें, तब हमको ये आंसर देना है बच्चों, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये था बच्चों हमारा ड्राई सेल, और रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, स्पेशल कैथोड वाली रिएक्शन आप 2-4 बार लिखेंगे, अब आपको याद रहेगी। जब हम रिएक्शन का ऑपरेशन कर देते हैं, पूरा ऑपरेशन, तब रिएक्शन हमको याद रहती है। यूज क्या क्या है, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, दीवार घड़ी में यूज होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है। जहां पर भी आप सेल डालते हो, फिर वो डिस्चार्ज हो जाए तो फेंक देते हो, वो सारा ये वाला मामला ड्राई सेल का। दूसरा सेल हम लेते हैं बच्चों मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में कौन से सेल के बारे में बात कर रहा हूं, बटन सेल, छोटा सा जो हमारे रिस्ट वॉच में होता है, बटन जैसा, सिल्वर कलर का, 1 साल 2 साल 3 साल उसकी लाइफ होती है, जबकि वो भी रिचार्जेबल नहीं है। तो हम इसकी स्टडी भी करते हैं, पता लगाते हैं इसकी लाइफ इतनी लॉन्ग क्यों है, क्या एनोड है क्या कैथोड है। हर सेल में 3 ही बात ध्यान रखनी है, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो रिएक्शन आपको ऑटोमेटिक याद रहेगी। मर्क्यूरी सेल स्पेशली अगर आपने देखा होगा रिस्ट वॉच में, और कभी हम सेल चेंज करवाने के लिए जाते हैं तो बटन जैसा सेल होता है। ये बटन जैसा जो सेल होता है, इसका जो सिल्वर जैसा पार्ट चमक रहा है, वो भी एक्चुअल में जिंक का ही बना है। और तो इसमें हम पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, एनोड कौन है, जिंक, बट प्योर मेटालिक जिंक नहीं होकर इसमें जिंक अमलगम काम में लिया है। जब भी मैं अमलगम वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब ये मैं एक्चुअल में आपको अलॉय, जब मेटल्स मिक्स होते हैं तो अलॉय बनता है, लेकिन मर्क्यूरी के साथ अगर कोई मेटल हो तो उसको अमलगम बोलते हैं। तो जिंक अमलगम इसमें एज एनोड यूज होता है। यहाँ पे थोड़ा मर्क्यूरी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए है। कैथोड में कौन काम आ रहा है, कैथोड में मर्क्यूरी ऑक्साइड काम में आ रहा है। तो देखते हैं हम पहले सेल स्ट्रक्चर। देखिए आप, ये सेल स्ट्रक्चर किस तरह से है, एकदम बटन जैसा शेप है। ऊपर देखो जिंक का केन है पूरा, अंदर जो आपको दिख रहा है ये जिंक अमलगम है ऊपर की लेयर, और नीचे जो आपको दिख रहा है वो मर्क्यूरी ऑक्साइड। तो देखा आपने बच्चों किस तरह सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है। मेन बात है रिएक्शन। रिएक्शन कितनी सिंपल है इसके अंदर, अभी आप देखेंगे। वही हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। फ्रेंड्स, मर्क्यूरी सेल की रिएक्शन समझने के लिए देखो, एनोड पे तो कौन हो रहा है, वही ऑक्सीडेशन सिंपल। Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूव करते हैं। कैथोड पे कौन है, Hg2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, Hg में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। Zn Hg2+, Zn2+ और Hg। Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, Zn2+ में। तो Zn इज हियर रिड्यूसिंग एजेंट, और Hg2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। अब यहां पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये इलेक्ट्रोलाइट की फिर क्या इंपॉर्टेंस है जब ये वाली रिएक्शन हो ही रही है। तो Zn2+ में कन्वर्ट होता है, Hg2+ Hg में कन्वर्ट होता है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोलाइट का। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा याद रखो, एनोड कौन, कैथोड कौन और इलेक्ट्रोलाइट कौन। अब हम KOH का इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखिए बच्चों, एनोड पर कौन है, जिंक। क्या करेगा बच्चों, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Zn2+ में कन्वर्ट होगा। ओके, क्यों कर रहा है जिंक ऐसा, क्योंकि उसको पता है कैथोड पर कौन बैठे हैं, HgO। HgO में Hg क्या है, 2+,
और उसका इनोट रिडक्शन के वैल्यू ज़्यादा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर Hg2+ जिंक से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और Hg में कन्वर्ट हो जाता है। चलो ये तो मैंने पाथ बताया आपको इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या बच्चों, KOH का जो आपको पता है स्ट्रॉन्ग, KOH कौन स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो K+ और OH- देगा। मैंने OH- का स्ट्रक्चर बनाया। Zn2+ के साथ कंबाइन होने के लिए OH- में से एक ऑक्सीजन का ये स्पेसीज जो है O-2 निकल जाएगा बाहर, तो बेचारा H के पास बचा क्या, कुछ नहीं, तो वो H+ बन के अलग हो जाएगा और ये O-2 इसके साथ मिलकर ZnO बना देगा। उधर H+ और OH- मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। यह मटेरियल अब कहाँ ट्रांसफर होगा, कैथोड पर। ध्यान रखना H2O भी जा रहा है कैथोड पर और H+ और OH है। अब हम कैथोड की बात करते हैं। अभी मैंने बताया कि Hg2+ जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Hg में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये O-2 फ्री हुआ। चलिए इसको यहाँ लेते हैं। O-2 क्या कर रहा है, जो हमारा एनोड से वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है उसके H+ के साथ कंबाइन होगा कि यार मुझे वापस ले ले, मैं एनोड पर तेरे से अलग हो गया था। तो ये दोनों कंबाइन होकर वापस क्या बना देते हैं, OH-, और उधर ये वाटर मॉलिक्यूल का OH- फिर फ्री है, तो OH- वापस क्या मिल गया अपने को, 2OH-। तो रिएक्शन में लगे कितने थे, कितने 2OH- काम आए थे, 1OH, और यहाँ पर प्रोडक्ट में वापस क्या बन रहे हैं, 2OH-। तो नेट KOH की कंसंट्रेशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। रिएक्टेंट में 2OH काम में आए और प्रोडक्ट में वापस 2OH बन गए। इस कारण जो इस सेल की लाइफ होती है बच्चों, वो लॉन्ग लाइफ होती है। देख लीजिए आप इसको एक बार अच्छे से। तो देखा बच्चों किस तरह से, कितना सिंपल रिएक्शन है, Zn+ HgO, ZnO+ Hg। लेकिन आप अंदर जाओगे तो आपको KOH की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। KOH ही क्या कर रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, उसमें KOH ही तो हेल्प कर रहा है, राइट। तो इसलिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है। फिर आप कुछ वाई वाले क्वेश्चन, रीजन वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि इसकी लाइफ इतनी लॉन्ग क्यों होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता नहीं है, वो आप रिएक्शन में मैंने आपको समझाया।